तो फिर हम अभी यहाँ शुरू करते हैं। तो हमारे अंदर एक क्लॉक होती है, हमारी जो ब्रेन होती है, उसके अंदर एक क्लॉक होती है जिसको हम एक सेंट्रल घड़ी कहते हैं। और हर एक हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक के अंदर अपनी-अपनी एक घड़ी होती है जो उसका जो कार्य है, वो उस घड़ी के मुताबिक होता है। जैसे ब्रेन में तो एक घड़ी होती है जो हमें बताती है कि हमें कब जागना है, कब सोना है। एक ख़ास समय पे हमें नींद आने लगती है और ख़ास समय पे हमारी नींद जो है वो कम होने लगती है और हम जागने लगते हैं। ये होती है हमारी ब्रेन की सेंट्रल क्लॉक। इसके अलावा बॉडी में जितने भी अंग हैं, हर एक की अपनी-अपनी एक क्लॉक होती है। लिवर में एक क्लॉक होती है, फैट के अंदर एक क्लॉक होती है और या जो डाइजेस्टिव हमारा ट्रैक्ट है, जो अंतड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर अपनी एक क्लॉक होती है। तो ये सारी अलग-अलग घड़ियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ये घड़ी जिस साइकिल में काम करती है, इस साइकिल को कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये रिदम जो होती है यानी कि एक कार्यशैली की जो समय की गतिविधियाँ होती हैं, उसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। और पूरा जो हमारा मानव शरीर है, ये एक घड़ी की तरह काम करता है। ये डिसाइड करती है हमारी जो सेंट्रल ब्रेन है, जहाँ पे हमारी सेंट्रल क्लॉक लगी हुई है, वो हमारी मेन सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है। तो 24 घंटे में हमारी ब्रेन जो है, वो हमारी बॉडी को बताती है कि अब इतने बज के इतने मिनट हो गए, अब फलानी जीन को ऑन कर दो, इस जीन को ऑफ कर दो। अब तुम्हें ये हार्मोन सिक्रीट करना है, इस हार्मोन को कम करना है। इसकी मात्रा बढ़ानी है इस हार्मोन की, इसकी मात्रा घटानी है। अब हमें ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी बर्न करनी है, अब कम तेज़ी से एनर्जी बर्न करनी है। अब हमें रिपेयर का काम शुरू करना है। इस तरह की तमाम जो गतिविधियाँ हैं हमारे शरीर की, वो हमें ये जो सेंट्रल क्लॉक है, ये बताती है जो कि समय निर्धारित जो करती है, जो टाइम टेबल ये सेंट्रल घड़ी बनाती है, उस टाइम टेबल को सर्केडियन रिदम कहते हैं। और ये 24 घंटे की जो गतिविधियों वाला जो टाइम टेबल यानी सर्केडियन रिदम है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था 2017 में। 3 साइंटिस्ट को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उन्होंने ये पता लगाया था कि ये सब काम कैसे करता है, अति सूक्ष्म रूप पे और इसके ऊपर इनका बीमारियों से क्या संबंध है, कैसे अलग-अलग प्रोटीन जो हैं वो इस घड़ी के तहत निर्धारित समय पे बनते हैं, टूटते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं और कैसे ये जो ब्रेन के अंदर जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ये घड़ी बनी हुई है, ये कैसे बाकी हर एक अंग में जो सूक्ष्म घड़ियाँ हैं, उनसे कैसे तालमेल बिठाती है। तो इसके ऊपर 2017 में 3 साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये आज की मॉडर्न साइंस की जो है एक बहुत ही जिसको कहते हैं हाई लेवल की रिसर्च पे निर्धारित ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम नींद को इतने हल्के में ना लें, ये सिर्फ़ हमारी थकान मिटाने का एक ज़रिया नहीं है। उससे बहुत गहरी बातें हैं नींद के अंदर जो आज हम विस्तार से समझेंगे कि इन सब का तालमेल आखिर है क्या? तो चलिए आज पहला जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर जैसा कि आपको मालूम है यहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं और पहले आपको हर बार की तरह रिसर्च पेपर दिखाया जाएगा और उसके बाद हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला रिसर्च पेपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है कि कितने घंटे की नींद जो है, वो हमें लेनी चाहिए। तो पहला तो इसी पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए।
Conventional wisdom has it that over the last 50 years, sleep duration has declined in parallel with the increasing prevalence of obesity, suggesting that an epidemic of sleep loss is associated with the epidemic of weight gain. Now we have triple digit streaming, TV channels, smartphones, and tablets to keep us entertained well into the night. The hurry and excitement of modern life is quite correctly held to be responsible for much of the insomnia. तो कहते हैं कि रिसर्च ने ये पता लगाया है कि जैसे-जैसे हमारी ज़िंदगी आधुनिकता की तरफ बढ़ती गई है, वैसे-वैसे हमारी जो स्लीप है, यानी कि हमारी जो नींद है, उसका समय भी कम हो गया है और उसकी क्वालिटी भी जो है, वो पुअर हो गई है, कमज़ोर क्वालिटी की नींद आती है। तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या है? एक्सक्यूज़ मी। कारण ये है कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है, वो इस तरह के गैजेट्स, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसके लिए बना ही नहीं था शायद। हम क्या करते हैं आधुनिकता के नाम पे अधिक से अधिक समय जो है अपने स्मार्टफ़ोन के ऊपर बिताते हैं, किसी स्क्रीन को देखते हुए, टीवी को देखते हुए, कंप्यूटर्स पे बिताते हैं और इसी कारण हमें हमारी जो नींद है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कमज़ोर हो जाती हैं। Concluded one medical journal editorial, but that was an editorial published in 1894. Are we really sleeping that much less? It's 1905. Sleep duration in children and adolescents has declined by a little over an hour a night. However, child labor wasn't outlawed until 1938, though, and so part of the explanation may be due to the exhaustion of sweating it out in the mines, farms, and factories in the early part of the last century. Since 1970, youth sleep duration has only declined about 15 minutes per night, and it's not clear if sleep duration in adults has changed much at all. Based on 168 studies of objective measurements of sleep duration instead of just self report, sleep duration in adults, objective total sleep time hasn't changed much since 1960. Since 2003, average sleep duration in the United States may have even gone up. Now, of course, just because we don't have evidence that there's been a growing epidemic of sleep deprivation, that doesn't necessarily mean we're getting enough sleep. Maybe we weren't getting enough sleep 50 years ago either, or since Edison's light bulbs, or since candles were invented 5,000 years ago. How might we determine the optimal sleep duration? One way would be to study millions of people and see how many hours a night is associated with the longest lifespan. Sleep is a great mystery, a trait shared across animal species. Sleep must be of vital importance to survive natural selection pressures to eliminate such a vulnerable state. Indeed, cringe-worthy experiments have shown that keeping animals awake long enough is fatal within 11 to 32 days. One of the functions of sleep that has been elucidated in recent years is the clearance of toxic waste substances that build up during the day through a newly discovered drainage system in the brain. This could help explain why those who routinely get less than 7 hours of sleep at night may be at an increased risk of developing cognitive disorders such. तो वो कहते हैं कि नींद के बारे में बहुत अलग-अलग भ्रांतियाँ रही हैं, आज से नहीं करीब 100 साल पहले से। और ये पाया गया है कि समय के चलते-चलते लोगों को जो है वो नींद कम आने लगी, लेकिन एक समय आया कि लोग उतने ही घंटे सो रहे थे, फिर भी लोग जो थे वो सोने के बाद जो थे वो टायर्ड फ़ील करते थे। यानी कि किसी कारणवश जो थी, नींद की जो क्वांटिटी के कम होने के साथ-साथ क्वालिटी भी जो थी वो धीरे-धीरे खराब होती चली गई। अब हमें ये रिसर्च के द्वारा पता चल रहा है कि इसका एक मेन कारण क्या है कि हमारी ब्रेन के अंदर ऐसी नालियाँ होती हैं, जैसे हमारे गली मोहल्ले में नालियाँ होती हैं ना कचरा और गंद निकालने के लिए घरों से, वैसे ही ब्रेन में भी कचरा निकालने की नालियों का एक सिस्टम हमें पता चला है जो होता है और जो तभी काम करता है, जब आपको सही मात्रा में नींद मिले। अगर आपको 7 से 8 घंटे से कम नींद की मात्रा मिले, तो क्या होता है ये नालियों में ठीक से काम नहीं करती, नालियों में ब्लॉकेज आ जाता है, कचरा फँस जाता है और ये कौन-सा कचरा है? ये है न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो मतलब ब्रेन के सेल, टॉक्सिन मतलब ज़हर। तो जो ब्रेन के सेल्स हैं जिनमें कचरा बनता है,
तो वो कचरा निकालने वाली जो नालियाँ हैं, वो क्या होती हैं, रुक जाती हैं जब हमें पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलती। तो उससे हमारी ब्रेन जो है, सही तरह से फ़ंक्शन नहीं कर पाती। तो हमें लगता है हम सुबह सो के उठे, 6 घंटे की नींद ली, 1 कप कॉफ़ी पी और हम तरल-ताज़ा हो गए और अब हम ऑफ़िस में काम करने के लिए पूर्ण तरह तैयार हो गए। ऐसा नहीं है। वो कॉफ़ी के कारण हमें ऐसा लग रहा है, हमारी ब्रेन की नालियों में जो कचरा है, वो ठीक से साफ़ नहीं हुआ और दिन-प्रतिदिन जब हम ऐसा ही करते जाते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, हमारी सोचने, समझने की, रिएक्ट करने की, कैलकुलेट करने की, सही डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। फिर हमें लगने लगता है दोपहर को हमने खाना खाया, आलस आ गया, शरीर में भारीपन है, ठीक से हम सोच नहीं पाए क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन्स हमारे ऑलरेडी धीरे-धीरे बिल्ड हो चुके हैं। Which is dementia. Even a single तो कहते हैं कि अगर हम ये ठीक से नींद नहीं पूरी करें और इन नालियों में न्यूरोटॉक्सिन क्लियर नहीं हो ब्रेन के, तो क्या होता है, ये सिर्फ़ इतना ही नहीं कि आपको दिन में जम्हाइयाँ आएँगी, थो जल्दी टायर्ड हो जाएँगे, ये सब ही नहीं। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमें ओल्ड एज रिलेटेड डिमेंशिया यानी कि बुढ़ापे के साथ-साथ जो दिमाग हमारा कमज़ोर हो जाता है, हमें भूलने की बीमारियाँ हो जाती हैं। सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो दिमाग का बुढ़ापा हमें आ जाता है। तो ये ओल्ड एज डिमेंशिया जो है वो हमें हो जाता है अगर हमने सारी उम्र ठीक से नींद नहीं पूरी की हो। यहाँ तक कि यदि एक रात भी हम ठीक तरह से नहीं सोएँ, तो देखिए क्या पाते हैं। all-nighter can cause a significant increase in beta amyloid accumulation in critical brain areas, a gummy substance implicated in the development of Alzheimer's disease. तो ये कितनी बड़ी बात रिसर्च हमें बता रही है, कह रही है यदि एक रात भी अगर आप पूरी रात जाग लें, तो क्या होता है कि मतलब सीवियर स्लीप डेप्रिवेशन अगर आपको मतलब बहुत अधिक आपकी नींद कम हो जाए, सिर्फ़ एक रात के लिए भी तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जिनको कहते हैं एमाइलॉइड जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और ये जो कचरा है ब्रेन में जो एमाइलॉइड बनेगा, ये अल्ज़ाइमर्स के लिए अल्ज़ाइमर्स में ये एमाइलॉइड प्रोटीन्स यानी कि ये कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसी से हमें अल्ज़ाइमर्स होती है और ये कचरा कहाँ जाके इकट्ठा होता है? विशेष रूप पे उन्हीं ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग एरियाज़ के ऊपर जाके ये कचरा जमा होता है और ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत दिन तक अपनी नींद खराब की, केवल और केवल एक रात की अगर प्रॉब्लम हो, तो ये जमा हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि आपको एक रात नहीं ठीक से सोए तो आपको अल्ज़ाइमर हो जाएगा, नहीं। उसकी शुरुआत हो जाती है, फिर आप 4-5 दिन अच्छे से सोएँ, तो वो एमाइलॉइड धीरे-धीरे क्लियर भी होता है। पर ये बनने की प्रक्रिया अच्छे से समझ लें कि नींद सही हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। The lowest risk for developing cognitive impairment was found for those getting 7 to 8 hours of sleep a night, which is the same optimal range found for diabetes risk based on 36 studies following more than 1 million people. तो ये बहुत बड़ी बात है और कहते हैं कि हमें ऐसे कैसे पता चले कि सही मात्रा नींद की क्या है? तो साइंटिस्ट ने रिसर्च से पाया कि यदि हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो इन लोगों में जो ब्रेन का फंक्शन है, वो बेस्ट तरह से ब्रेन काम करती है, जिन्होंने 7 से 8 घंटे नींद ली। और यही 7 से 8 घंटे नींद लेने वाले जो लोग थे, उन्हीं में पाया गया कि डायबिटीज़ की मात्रा भी कम होती है, यानी कि इतनी ही मात्रा नींद की जो है वो डायबिटीज़ ना हो, उसके लिए भी अच्छी होती है। इतनी ही मात्रा जो है लोगों में मोटापा ना हो, उसके लिए भी अच्छी होती है। लोगों में डिप्रेशन ना हो, उसके लिए भी अच्छी होती है। और ये सब 1, 2, 4 लोगों की स्टडी पे बेस नहीं था। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जब स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो ये आंकड़े सामने आए। तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि जो बेस्ट स्लीप का टाइम है, मात्रा है, वो कितनी है? 7 से 8 घंटे है। The increased risk associated with getting only 6 hours a night compared to 7 or 8 is comparable to the increase in diabetes risk linked to physical inactivity. तो यदि कोई 6 घंटे नींद लेता है, उसका कंपैरिज़न अगर 7 या 8 घंटे नींद वाले से किया जाए,
सिर्फ 1 घंटा अंतर है नींद का, आप देखिए। लेकिन जो 6 घंटे नींद लेता है, उसका रिस्क डायबिटीज़ का उतना ही बढ़ जाता है, जितना कि कोई ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करता हो। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। यदि हम जिमिंग करते हैं और सोचते हैं हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम अपनी नींद केवल 1 घंटे से भी कम कर देते हैं, 7 घंटे की जगह 6 घंटे कर देते हैं, तो हम अपने आप को कितने बड़े रिस्क पे डाल देते हैं कि डायबिटीज़ का रिस्क हमारा उतना ही हो जाता है, जितना हमारा शायद वो पड़ोसी हो जो कभी जिम नहीं जाता लेकिन पूरे 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद लेता है। तो इसीलिए हमें पता चल रहा है कि नींद 1 घंटे के भी कम करना कितना सेहत के लिए नुकसानदेही है। For death from all causes combined, there's been more than 50 studies following hundreds of thousands of people for up to 34 years. Sleeping too short and too long are both associated with cutting one's life short, with the apparent sweet spot at 7 hours a night. तो कहते हैं कि हज़ारों लाखों लोगों पे ये शोध किया गया, रिसर्च की गई कि तमाम तरह की जितनी बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों का नींद से क्या रिश्ता है और ये पाया गया कि जो सही समय है सोने का, वो 7 घंटे है। ना 6 घंटे है, ना 8-9 घंटे है, 7 से 8 भी ले सकते हैं आप, लेकिन आप अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो आपको बीमारियाँ होंगी, 7 घंटे से कम होंगे, तो आपको बीमारियाँ होंगी। तो सही समय क्या है? वो है 7 घंटे की नींद आपको आनी चाहिए। और जब आप 7 घंटे की नींद गिनते हैं, तो उसमें अगर आपको बेड में जाते ही नींद नहीं आती, तो आधा घंटा पहले भी और जब नींद खुल जाती है, आप एकदम से नहीं उठते। इसीलिए मैंने कहा 7 से 8 घंटे, क्योंकि शायद 15-20 मिनट आपको नींद में आने में लगें और 15-20 मिनट आप शायद बेड में सुबह उठने में आप सुस्ती करें, तो इसीलिए 7 से 8 घंटे का। लेकिन 6 घंटे की नींद तो बिल्कुल नहीं चलेगी। 7 hours may seem short, but that may actually be what's natural for our species. Scientists studied 3 isolated pre industrial societies across 2 continents and found a surprising uniformity. Despite no electric lighting or gadgets, they stayed up until about 3 hours after sunset and then typically rose before dawn, accumulating about a solid 6.5 hours of sleep out of about 7.5 hours in quote unquote bed. A mechanism by which excess sleep might be harmful remains elusive, and so the association between increased risk of death and disease and sleeping 9 or more hours a night has been largely dismissed as implausible. Maybe it's reverse causation, sickness leading to more time in bed instead of vice versa, or confounding factors such as employment status. After all, who gets to sleep in? Those without a job to get to. However, there is experimental evidence showing negative health effects from insufficient sleep. So, in terms of sleeping in the sweet spot, aim for at least 7 hours of regular sleep a day. तो ये बहुत क्लियर हो गया कि 7 घंटे की नींद जो है हमारी हेल्थ के लिए ऑप्टिमम है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो की अरे टमाटर भाई आ गए। हाँ, नमस्ते टमाटर भाई, हेलो। आरके जी दिन में बहुत कम लोग सोते हैं जैसे मैं खुद। जी, आरके जी दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो हमारी जो सेंट्रल क्लॉक है, जो ब्रेन में जो हमारी मेन क्लॉक है, जो हमारी सर्केडियन पूरी बॉडी का रिदम ऑल द वे डाइजेशन से लेके जीन्स तक को जो इफ़ेक्ट करती है, वो क्लॉक हमारी अपसेट हो जाती है। तो बाद में जब मैं ये वीडियो दिखा दूँगी, तो मैं विस्तार से बताऊँगी कि जैसे-जैसे रिसर्च पेपर्स दिखाती जाऊँगी कि क्यों लाइट जो है वो हमारी नींद से कैसे संबंधित है और कैसे हमें बे टाइम नहीं सोना चाहिए। तो बिल्कुल ना सोएँ दिन के अंदर